Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss the power consumed in a series LCR circuit, which is predominantly an inductive circuit. यानी अब हम देखेंगे कि पावर कंजप्शन या पावर क्या होता है सीरीज LCR सर्किट में, जो डोमिनेंटली कौन सी क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। आपको थोड़ा सा याद होगा कि एक्चुअली हमें पता है कि पावर किसके बराबर होता है। पावर डिसिपेशन इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में, वो हम प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड दैट ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट हम लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने वही लिया था। तो हम यहाँ पे भी एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो पावर डिसिपेशन होती है किसी भी सर्किट में, इसको हम ले सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू या इफेक्टिव वोल्टेज एंड दैट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज विद द RMS वोल्टेज। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू यानी कि इफेक्टिव वोल्टेज का है एंड एक कंपोनेंट करंट का जो इन फेज है इस वोल्टेज के साथ। वही हुआ वन एंड द सेम थिंग, दैट इज इट इज सिंपली इक्विवेलेंट P इज इक्विवेलेंट E इंटू I, बट यहाँ पे इट इज़ ERMS एंड IRMS भी हम ले सकते हैं। तो अभी हमने पावर निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द पावर कंजप्शन इन LCR सर्किट। तो उसके लिए हम सीरीज LCR सर्किट लेते हैं। तो आपको पता है चूँकि वहाँ पे फेज डिफरेंस होती है, हम उस सीरीज LCR सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना लेते हैं, वो हम फाई लेते हैं। दैट्स वी आर टेकिंग ए फेज डिफरेंस फाई बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। चूँकि आपको पता है जो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन LCR सर्किट, वो हमने लिखा है, वो मैंने रिप्रेजेंट किया है। वोल्टेज किसके बराबर है, E इज इक्वलेंट E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड दैट ऑफ योर करंट इज इक्वलेंट I नॉट साइन ओमेगा टी, विच मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट को बाय अ फेज ऑफ फाई। सो देयरफॉर दिस वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज एंगल फाई। तो एक्चुअली नव चूँकि थोड़ा सा हम प्रेडोमिनेंटली इंडक्टिव लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर इंडक्टिव में आपको पता है कि वोल्टेज एक्चुअली लीड करता है करंट को। तो नव इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया। पावर इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट, दैट्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द इंस्टेंटेनियस करंट, दैट्स P इज इक्विवेलेंट E इंटू I। देयरफॉर E को अपना वैल्यू दो और I को अपना वैल्यू दो। तो यूजुअली इट विल बी सिंपली इक्विवेलेंट E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। अब चूंकि साइन ऑफ A प्लस B है, इट इज़ अ फार्मूला, यानी कि अब हमने ये सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर साइन A प्लस B इज अ फार्मूला, वो किसके बराबर होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। यानी कि यहाँ पे A के बदले ओमेगा टी है, B के बदले फाई है। तो देयरफॉर पावर किसके बराबर बनेगा, E नॉट I नॉट बाहर रहेगा, तो साइन A प्लस B को लगाओ, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, दैट है साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई इंटू हो गया साइन ओमेगा टी। ना साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई दे दो अंदर ब्रैकेट में, तो ये क्या बन जाएगा, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी, जो बाहर का था कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई। तो देयरफॉर इसको हमने ऐसे ही रखा, दैट्स P इज इक्विवेलेंट E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। अब चूंकि यहाँ पे एक्चुअली हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है साइन 2A, वो होता है बराबर ट्वाइस साइन A कॉस A। चूँकि वही हमने किया, मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 किया, तो ये बन जाएगा ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस आ जाएगा इंटू साइन फाई। तो ये फार्मूला बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी, दैट इज साइन 2A। सो देयरफॉर P इज इक्वलेंट E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। तो ये फार्मूला बन गई, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और नीचे वो 2 ऐसे ही रहेगा साइन फाई। नव चूंकि ये इंस्टेंटेनियस पावर था, अब हमने एवरेज पावर निकालना है और ए कंप्लीट साइकिल। चूंकि हमने एवरेज पावर निकालना है, तो आपको पता है हम एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर से ही निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज पावर और ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC थ्रू दिस LCR सर्किट, तो वो एवरेज पावर हम सिंपली निकाल सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ, इट इज रनिंग फ्रॉम, दैट्स और कंप्लीट साइकिल आपने लेना है फ्रॉम 0 टू T, दैट्स इंस्टेंटेनियस पावर dt डिवाइड बाई द टोटल टाइम पीरियड, दैट इज जो मैंने शॉर्ट टाइम पीरियड लिया है ना dt, तो देयरफॉर इसको इंटीग्रेशन करना है ओवर होल टाइम, दैट्स to whole time period for 0 to T। तो सिंपली P को अपना वैल्यू दो, चूंकि ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ऊपर उसका वैल्यू हमने निकाला है, इसी वैल्यू उसको दो। तो देयरफॉर आपको पता है नीचे D और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया स्मॉल t, है ना। तो वो लेकिन साथ में ये चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, सो इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स T माइनस 0। तो देयरफॉर जो एवरेज पावर है वो किसके बराबर बनेगा, लिमिट टेंडिंग फ्रॉम 0 टू, लिमिट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू T। तो P को अपना वैल्यू दो, दैट्स इंस्टेंटेनियस पावर E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 साइन फाई इंटू dt, और नीचे क्या बचेगा, T माइनस 0, दैट इज T।
तो देयरफॉर ई नॉट आई नॉट चूंकि कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आओ और इस टी को भी क्या करो, इसको भी बाहर लेके आओ। तो ये अंदर क्या बचेगा, अब चूंकि ये दो टर्म्स है इनको अलग अलग इंटीग्रेट करो। तो देयरफॉर ये क्या बनेगा, जीरो पर इंटीग्रल रनिंग फ्रॉम जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस 1/2 यहाँ बाहर लेके आओ, चूंकि ये बनेगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई और इन डी टू। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है और इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है। तो चूंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करनी है वो टी के मुताबिक है, तो देयरफॉर कॉस फाई और साइन फाई ये दोनों कांस्टेंट्स है, तो देयरफॉर ये क्या आएंगे बाहर। सो ई नॉट आई नॉट बाई टी ये तो ऑलरेडी बाहर था। अब इंटीग्रल से हमने कॉस फाई को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो 1/2 यहाँ से हमने साइन फाई को बाहर निकाला, तो ये बनेगा 1/2 साइन फाई जीरो टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब चूंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। चूंकि आपको ऑलरेडी पता है ये एक एक्चुअली फार्मूला है, हम इसको फार्मूला के जरिए से इंटीग्रेट ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने साइन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की पहले इंटीग्रेशन की है। तो ये फार्मूला है एक्चुअली, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए, वो होता है बराबर 1 माइनस कॉस 2 ए बाई 2। चूंकि यहाँ की ए के बदले ओमेगा टी है, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू हो गया डी टी। अब चूंकि हमने 1/2 को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा 1, चूंकि दो टर्म्स बन गए ना, बीच में माइनस आ गया है, क्योंकि तो दो टर्म्स बनेंगी, तो डी टी दोनों को मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो 1/2 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा डी टी, और यहाँ पे क्या बचा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। क्वाइट ईजी है। सो देयरफॉर 1/2 वंस अगेन डीएल इंटीग्रल विल कैंसल, तो बचा टी, तो उसको वहीं पे आप एक्चुअली लिमिट्स दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसकी इंटीग्रेशन करो। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। सो देयरफॉर इट विल बिकम साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल। सो इट इज डिवाइड बाय 2 ओमेगा, एंड यू नो दैट आपको डिफरेंशिएशन आती है। सो देयरफॉर 1/2 यहाँ पे बचा टी, तो देयरफॉर इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, 1/2 ओमेगा को बाहर लेके आया मैं। तो देयरफॉर इसको क्या करना है, आपने पहले अपर लिमिट देना है और बाद में लोअर लिमिट देना है। तो ये क्या बन गया 1/2 ओमेगा साइन 2। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, और टी को अपर लिमिट दो टी, तो ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट में आपने जीरो देना है। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो वो मैंने सीधा जीरो लिखा। होता है ना, जैसे चूंकि यह टी इश वैल्यू दूनी, ये जो अंत का टी है इसी को वैल्यू देना है, तो पहले कैपिटल टी लगेगा, ओमेगा को सॉल्व करो, और माइनस लोअर लिमिट में इसी टी को जीरो दोगे, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, और साइन जीरो जीरो ही होता है, तभी मैंने इसको यहाँ पे जीरो लिखा। एंड ये क्या बन जाएगा, टी एंड टी विल कैंसल, इट विल बिकम साइन 4 पाई विच इज वंस अगेन जीरो, साइन एन पाई जीरो, तो ये टर्म सारी क्या बन जाएगी जीरो। तो बचा क्या, ये टी माइनस 2 ना 1/2 मल्टीप्लाई लगेगा और ये भी जीरो बन गया। सो बचा क्या t/2। सो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बिटवीन लिमिट 0 टू टी किसके बराबर होता है, t/2। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था साइन 2 ओमेगा टी, उसका यानी कि नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट साइन 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम लिमिट 0 टू टी। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इट इज माइनस कॉस, इट इज माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। तो देयरफॉर इट इज इन रनिंग फ्रॉम 0 टू टी, 1/2 माइनस 1/2 ओमेगा को बाहर लेके आओ, तो पहले अपर लिमिट दो, इस टी को लगेगा अंत का टी, ये बन जाएगा -2 ओमेगा, -2 के बाहर आया, ये बन जाएगा cos 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos 2 ओमेगा 0 लोअर लिमिट, चूंकि cos 0 1 के बराबर होता है, देयरफॉर वी हैव टू राइट cos 0। अब वंस अगेन ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, दिस टी एंड दिस टी विल कैंसल, इट विल बिकम cos 4 पाई, चूंकि cos 4 पाई वो किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये 0 बन जाएगा। इट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0, which means integration of sin 2 omega t dt from limiting ranges from 0 to t, which is simply equivalent to 0। अब put this equation 2 and 3 in equation first, जो मैंने पिछली इक्वेशन लिखी थी ये वाली, दैट इज दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। इसमें sin स्क्वायर ओमेगा टी एंड sin स्क्वायर 2 ओमेगा टी इसका वैल्यू हमने निकाला, तो अब इस इक्वेशन में हम ये दो वैल्यूज लगाएंगे, तो एवरेज पावर किसके बराबर बनेगा, इट इज ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू कॉस फाई, चूँकि sin स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, t/2, और उसकी सेकंड वाले की प्लस 1/2 साइन फाई, और sin 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 बन गई, तो ये टर्म सारी क्या बन जाएगी 0। सो देयरफॉर ई नॉट आई नॉट टी एंड this t into cos phi or into t/2, t and t will cancel out, so average power will be e naught I naught by 2 cos phi। मैं इस 2 को इस तरह भी लिख सकता हूँ √2 into √2, because it will be √2 square root will cancel, it will 1 can become 2, so this or this thing it is one and the same thing। so e naught by I naught √2 into cos phi। अब आपको पता है e naught by √2 I naught by √2 ये किसके बराबर होता है, it is RMS value, ये ERMS या IV that's effective value, or it is IRMS। so therefore average power is actually equivalent to ERMS into cos phi, that's, or you can write it as average power in an LCR circuit is simply equivalent to the effective value of the voltage multiplied by the effective value of the current and cos of the phase angle between these two, that's phi is actually the phase angle between EV and IV। हेयर cos phi को एक्चुअली हम पावर फैक्टर, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट्स वी हेयर cos phi क्या है, ये पावर फैक्टर है।
दिस पावर एवरेज पावर एक्चुअली जिसको हम ट्रू पावर कहते हैं, दिस इज द ट्रू पावर, वेल एज दिस ईवी आईवी इट इज कॉल्ड एज द अपैरेंट पावर। यानी ये रियल पावर ऐसा ये अपैरेंट कि क्या पावर कुछ पावर का जो वहाँ पे हमें डिसिपेट होता है पावर, वो एक्चुअली जो हमको दिखाई देता है दैट ये होता है, उसको अपैरेंट पावर हम कहते हैं। सो जो एवरेज पावर होता है वो है कंप्लीट साइकिल इन एन स्पेशली इन प्रोडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट। ये प्रोडक्ट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल दिस ईएमएफ और वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या वर्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द वर्चुअल करंट and cosine of the phase angle between E and I, that's it, and cosine of the angle between phase angle between this voltage and that of the current। तो therefore actually यहाँ पे हम देखेंगे जो एवरेज पावर है ये सिर्फ हमारे दिस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता है, रादर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस cos phi, दैट्स पावर फैक्टर। एक और फॉर्म भी हम इस तरह इसके लिख सकते हैं, अगर हम इस E को चेंज करें दैट इज यू नो इट इज दिस RLC सर्किट, तो यहाँ पे E किसके बराबर होगा IZ, दैट इज इम्पीडेंस। तो therefore P average will be equivalent to I और I बन जाएगा I square Z cos phi। It is another form of this power, another form of the equation for this power, and remember this is the true power, that's EV IV is the apparent power. So therefore this is the power consumption in an LCR circuit which is predominantly as an inductive circuit. Now there are certain special cases to this question. So for example चूंकि अब हमको पता चल गया है कि ये जो पावर होता है in case of RLC circuit किसके बराबर होता है, it is EV IV into cos phi. Now different cases will arise, चूंकि हमारे पास जो सर्किट है चूंकि ये ऑलरेडी RLC सर्किट है, तो फर्स्ट केस अगर हम देखेंगे, अगर हम कहेंगे ये phi is 0, दैट इज फेज एंगल बिटवीन EV एंड I अगर ये 0 है, यहाँ पे वहाँ पे कोई फेज एंगल नहीं है, तो आपको पता जब फेज एंगल नहीं होगा विच मीन्स द सर्किट इज प्रेडोमिनेंटली रेजिस्टिव, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है कि वहाँ पे कोई फेज डिफरेंस, देयरफॉर करंट एंड वोल्टेज वहाँ पे इन सेम फेज होता है। वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इफ फाई 0, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो सर्किट क्या है, इट इज प्रेडोमिनेंटली रेजिस्टिव, देन सर्किट विल बी रेजिस्टिव ओनली, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगी। सो आपको पता है cos फाई, क्योंकि cos 0 ये बन जाएगा, फाई को अपना वैल्यू दो, cos 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ट्रू पावर सॉरी द ट्रू पावर डिसिपेटेड या पावर डिसिपेटेड किसके बराबर होगा, इक्वेशन आपको पता है P इज इक्विवेलेंट EV IV cos phi। अब cos phi को अपना वैल्यू दो, दैट्स cos 0, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट पावर डिसिपेटेड विल बी EV IV। यहाँ पे विच मीन्स कि जब हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उस वक्त जो ट्रू पावर होता है, जो जनरल पावर वहाँ पे होता है, वो इक्वल होता है अपैरेंट पावर के बराबर। जो वहाँ पे हमें पावर डिसिपेट होता है, दिखाई देता है डिसिपेट होते हुए, उसके बराबर होता है। वहाँ पे जितना पावर कंज्यूम होता है उतना ही हमें बाहर दिखाई भी वो देता है, दैट इज विच मीन ट्रू पावर इज सिंपली इक्विवेलेंट अपैरेंट पावर। एंड देयरफॉर और इन जनरल वी कैन से जो पावर लॉस वहाँ पे होता है, जो डिसिपेट होता है पावर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है EV IV के बराबर इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। व्हाइल एज इफ देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 90, व्हाइल एज फाई इज 90, यानी अगर फाई क्या हो 90 हो, व्हिच मीन्स देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 बिटवीन द दैट ऑफ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दैट इज यहाँ पे हम आपको पता सॉरी कैपेसिटर दिस इंडक्टर एंड दैट ऑफ देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 बिटवीन E एंड I, सॉरी यहाँ जब हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो 90 है किसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान, तब आपको पता है कि सर्किट प्रेडोमिनेंटली क्या है, इट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। जो कि आपको पता है इंडक्टर में ही एक्चुअली वोल्टेज या वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90। सो देयरफॉर cos 90 किसके बराबर बनेगा 0, तो पावर डिसिपेट कितना होगा, वो भी 0 होगा। पावर किसके बराबर EV IV cos phi, अब फाई का वैल्यू 90 है, cos 90 is 0, so therefore there will be no power loss in case of the pure inductive circuit. Thus no power loss will take place in a circuit having pure inductor in it. So वहाँ पे एक्चुअली जो देयरफॉर हमारे पास जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है वहाँ पे पावर डिसिपेशन कितनी होती है 0, वहाँ पे पावर लॉस 0 होता है। सो देयरफॉर एक्चुअली होता क्या है, जो करंट होता है वहाँ पे वो कोई काम नहीं करता है इस सर्किट में, तभी पावर डिसिपेशन 0 दिखाता है। एंड रिमेंबर दैट करंट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो दैट करंट विच डज नो वर्क इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट, विच मीन्स इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट जो हमारे पास करंट वहाँ पे होता है वो वॉटलेस करंट होता है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे कोई काम ही नहीं करता, बिकॉज पावर डिसिपेशन कितना होती है वहां पे, वो 0 होता है, जैसा आपने यहां पे देखा। इसी तरह एक और केस है 1 सेकेंड फाई 90 और 9, चूंकि फेज डिफरेंस अगर फिर से 90 होगी, यहाँ मैंने माइनस इसीलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे हम कैपेसिटिव सर्किट लेके, चूंकि आपको पता है कैपेसिटिव सर्किट में करंट एक्चुअली लीड करता है वोल्टेज को 90 से, दैट इज वाई माइनस 90 लिखा है। चाहे आप पाई बाई 2 लिखो या माइनस पाई बाई 2, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज ऑल्सो प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज प्लस कॉस पाई बाई 2, चूंकि कॉस इवन फंक्शन है, दैट इज वाई चाहे आप प्लस पाई बाई 2 लो माइनस पाई बाई 2 लो, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग, कॉस पाई बाई 2 इट्स वंस अगेन 0। सो इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट वहां पे जी
पे भी जो पावर डिसिपेशन होती है वो कितनी होती है, वो भी जीरो होती है। दैट्स पावर डिसिपेशन P is equivalent EV IV cos 90, that is once again zero. So whether it is an inductive circuit or a capacitive circuit, the power dissipation is zero in both the cases. वहाँ पे कोई power loss नहीं होता है in capacitive circuit as well. So once again जो करंट हमारे जो करंट यहाँ पे होता है in capacitive circuit वो भी कोई काम नहीं करता, तो therefore that current is also wattless current. So remember once again more that current which does no work in a circuit is simply called as wattless this current. Why? Because जब वो काम नहीं करता तो वहां पे पावर लॉस नहीं होता, पावर डिसिपेट नहीं होता है, तो दैट इज उस करंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम वाटलेस करंट बोलते हैं। सो देयरफॉर हमारे पास वाटलेस करंट मेनली अवेलेबल होता है इन प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव दिस सर्किट, व्हाइल एज देयर इज, बिकॉज यहाँ इन दोनों सर्किट्स में पावर लॉस जीरो होता है, बट इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट देयर इज अ पावर लॉस। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ देयर आर, रिमेंबर वन मोर थिंग, नाउ देयर इज दिस रिलेशन जो हमने अभी निकाली थी, दैट इज दिस रिलेशन ए, ये वाली इक्वेशन, दैट्स एवरेज पावर इज EV IV cos फाई। ये एप्लीकेबल रहता है हर किसी इंडक्टिव सर्किट के लिए, क्योंकि कोई भी इंडक्टिव सर्किट हो डोमिनेंट जिसमें इंडक्टर हो, तो रिमेंबर ये वो इक्वेशन हर किसी इंडक्टिव सर्किट के लिए एप्लीकेबल रहती है। उसमें हालांकि cos फाई दिस पावर फैक्टर और इस इम्पीडेंस के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे फॉर LRL सर्किट, दैट इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सर्किट, तो आपको पता है ये हमने सॉल्व किए हैं, तो इंडक्टर वहाँ पे इम्पीडेंस किसके बराबर होती है, √R² + XL², आपको पता है, ये आपने इक्वेशन प्रूव की है। तो cos फाई फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल, क्योंकि cos फाई किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स R/Z। तो यहाँ पे पावर फैक्टर ऑफ सिंपली रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस आपको मिलेगा इन केस ऑफ RL सर्किट। इसी तरह RC सर्किट, वहाँ पे जो हमारी इफेक्टिव दिस इम्पीडेंस होती है वो R² + XC², वंस अगेन योर पावर फैक्टर विल बी R/Z, इसी इम्पीडेंस ट्रायंगल से। इन केस ऑफ LC सर्किट, यानी जिसमें R नहीं होता है, जिसमें सिर्फ, चूंकि अब आप देखोगे सब में इंडक्टर है, बिकॉज इट इज डोमिनेंट, क्योंकि जब इंडक्टर का होना इसमें जरूरी है, दैट इज L एंड C, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड, उसमें इम्पीडेंस सिंपली XL, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देयरफॉर यहाँ पे जो फाई होता है वो 90 होता है, विच मीन्स पावर फैक्टर यहाँ पे जीरो होता है। LC सर्किट में रिमेंबर जो LC सर्किट में एक्चुअली पावर डिसिपेशन होती है वो जीरो होती है। इसी तरह RLC सर्किट, इसकी जो इम्पीडेंस है दैट्स R² + XL² - XC² होल स्क्वायर एंड cos फाई किसके वंस अगेन इट विल बी R/Z। सो डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आप देखोगे इम्पीडेंस की और cos फाइज की। सो इन ऑल दीज केसेस वो इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगी। एक और पॉइंट आप जहन में रखिए कि रेजोनेंस जब होते हैं, आपने पता रेजोनेंस इज एक्चुअली वो स्टेट होती है जिस वक्त मैक्सिमम करंट सर्किट में पास होती है, लेकिन वो किस वक्त पास होती थी, जब आपकी दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्चुअली किसके बराबर होती थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज XL XC - X इज इक्वल टू XL, सो व्हिच मींस XC - XL इज जीरो होता है ना। सो देयरफॉर XC माइनस, चूंकि इसको यहाँ पे आप ट्रांसफर करो XC - XL इज जीरो, तो Z किसके बराबर बन जाएगा, क्योंकि जब ये टर्म जीरो एट रेजोनेंस, आपको पता है एट रेजोनेंस यूर Z या दिस इंपीडेंस इज सिंपली इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, और तो देयरफॉर जो पावर बनेगा वो किसके बराबर था। अभी मैंने एक और इक्वेशन आपको जो सेकंड फॉर्म दिखाई थी, P सिंपली इक्विवेलेंट I²Z, सो Z किसके बराबर, इट इज I²R। सो देयरफॉर वन सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, तो विच मीन्स आपको पता, अभी मैंने ऊपर आपको कहा था कि जिस वक्त सर्किट में रेजिस्टेंस ही हो तो उस वक्त मैक्सिमम पावर होता है, तो देयरफॉर मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट एट रेजोनेंस। सो जिस वक्त रेजोनेंस होगी तो उस वक्त पावर कितना डिसिपेट होता है, इट इज द मैक्सिमम पावर व्हिच इज डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस। सो दिस वाज एक्चुअली द पावर व्हिच वाज कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट। थैंक्स।